नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश करेंगे आम बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का होगा पहला बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 50,000 से अधिक गांव में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड करेंगे वितरित। लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी होगा। कोलकाता के आरजीकर रेप मर्डर केस में आज सियालदह कोर्ट का आएगा फैसला। सीबीआई ने संजय रॉय के लिए मांगी मौत की सजा। इसरो ने जारी किया स्पैडेक्स मिशन के डॉकिंग प्रोसेस का वीडियो। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट जोड़ने वाला चौथा देश बना भारत। और खो खो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगी भारत की महिला और पुरुष टीम। बांग्लादेश और श्रीलंका को मात देकर खिलाड़ियों का हौसला बुलंद। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा, जबकि निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट से पहले देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 3 फरवरी के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिकों को 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड सौंपेंगे। ये कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांव और 230 से ज्यादा जिलों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में तैयार किया जाता है, जिससे लोगों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक का अधिकार मिलता है। ये योजना संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों व संपत्ति कर के बेहतर आकलन की सुविधा प्रदान करने में भी मदद करती है। कुल 3.17 लाख से अधिक गांव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें लक्षित गांव का 92% हिस्सा शामिल है। अब तक 1.53 लाख से अधिक गांव के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इस योजना ने पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूर्ण संतृप्ति हासिल कर ली है। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। पीएम स्वामित्व योजना आखिर क्या है, आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना है। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें लोगों को जमीन के मालिकाना हक का अधिकार दिया जाता है, जिससे भूमि विवादों को कम किया जा सके। साथ ही योजना का उद्देश्य जमीन के मालिकाना हक को स्पष्ट करना है, जिससे किसानों को आसानी से लोन मिल सके। इस योजना में ड्रोन सर्वे, जीआईएस और दूसरी आधुनिक तकनीक का यूज करके मालिकाना हक स्पष्ट किया जाता है। इस योजना में सर्वे के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके तहत बैंक ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों को सुलझाया गया है और महिलाओं को उनके संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित करके सशक्त बनाया है, जो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर है। स्वामित्व योजना ने ग्रामीण भारत में बेहतर बुनियादी ढांचा नियोजन, वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को भी सक्षम बनाया है।
स्वामित्व योजना ने देश भर में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। देश भर के 3.17 लाख गांव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इसमें विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। इस योजना के तहत कुल 3,46,187 गांवों को अधिसूचित किया गया है, जिसमें से 3,17,715 गांव में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है, जो 92% उपलब्धि को दर्शाता है। राज्य की जांच के लिए नक्शे सौंप दिए गए हैं और 1,53,726 गांवों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने क्रमशः 73.57% और 68.93% संपत्ति कार्ड तैयार करने में पर्याप्त प्रगति के साथ 100% ड्रोन सर्वेक्षण हासिल किया है। वहीं बात हरियाणा की करें तो हरियाणा और उत्तराखंड ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड तैयार दोनों में 100% लक्ष्य के साथ आगे है। कुल 67,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण आबादी भूमि का सर्वेक्षण किया गया है, जिसका मूल्य 132 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, जो इस पहल के आर्थिक महत्व पर बल देता है। और इधर कोलकाता रेप मर्डर केस में आज फैसले का दिन है। क्या संजय रॉय को फांसी होगी? इस सवाल का जवाब आज शायद मिल जाएगा। जी हां, पिछले साल 8-9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में आज सियालदह कोर्ट फैसला देगी। सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की है। वहीं पीड़िता के माता-पिता सीबीआई जांच पर लगातार असंतोष जताते आ रहे हैं। उनका कहना है कि घटना में कई और लोग भी शामिल हैं और इसके पीछे और भी कई रहस्य हैं, जिसे छिपाया जा रहा है। दरअसल पिछले साल 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के आपातकालीन विभाग की 4थी मंजिल से ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। सिविक वॉलंटियर संजय रॉय पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा था। घटना के बाद संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की शुरुआती जांच पुलिस ने की, लेकिन बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस मामले को लेकर देश भर में गुस्सा और नाराजगी देखी गई थी और इसके खिलाफ देश भर में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। आक्रोशित डॉक्टर्स ने पारदर्शी जांच और बंगाल में डॉक्टरों की सुरक्षा के समेत कई अन्य मांगों को लेकर बंगाल सरकार के खिलाफ महीनों प्रदर्शन किया था। इस क्रम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ कई बार बैठकें भी हुई थी। आखिर क्या है ये आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर का मामला? आइए एक नजर डालते हैं। आपको बताएं कि 9 अगस्त 2024 वो तारीख जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। 10 अगस्त 2024 कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। 12 अगस्त 2024 वो तारीख जब मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने पद से इस्तीफा दे दिया। 13 अगस्त 2024 कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। 15 अगस्त 2024 भीड़ ने आरजीकर में धावा बोल दिया और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। 18 अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को मामले की सुनवाई तय की थी। इसके बाद 20 अगस्त 2024 जब सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 21 अगस्त 2024 को केंद्र ने सीआईएसएफ को आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। 24 अगस्त को मुख्य आरोपी संजय समेत 6 लोगों का लाइट डिटेक्शन टेस्ट किया गया। 25 अगस्त 2024 सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 14 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। 14 और 15 सितंबर 2024 सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस के अफसर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 21 सितंबर 2024 को डॉक्टर्स ने सीएम ममता से मुलाकात के बाद 42 दिनों बाद हड़ताल खत्म की थी। 5 अक्टूबर 2024 को कोलकाता में 6 जूनियर डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल शुरू की। 21 अक्टूबर 2024 जूनियर डॉक्टर्स ने सीएम से मुलाकात के बाद भूख हड़ताल को खत्म कर दिया था और इसके बाद 13 दिसंबर को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के अफसर को जमानत मिल गई थी।
और अब बात करते हैं हैदराबाद की। जी हाँ, जहां मेट्रो रेल ने कल रात कार्यकुशलता और समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए एक समर्पित ग्रीन चैनल बनाया, जिससे एक डोनर के हृदय को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक तेजी से और निर्बाध रूप से पहुंचाया जा सके। कल रात मेट्रो के जरिए एलबी नगर के कामिनेनी अस्पताल ने लकड़ी के पुल इलाके में स्थित ग्लेनिगल्स ग्लोबल अस्पताल तक ट्रांसप्लांट के लिए डोनर हार्ट को पहुंचाया। इस दौरान 13 स्टेशन के जरिए 13 किलोमीटर की दूरी 13 मिनट में तय की गई। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए डोनर हार्ट को सही समय पर पहुंचाकर जीवन रक्षक मिशन के तहत कीमती समय को बचाया गया। हैदराबाद मेट्रो रेल चिकित्सा पेशेवरों और अस्पताल अधिकारियों के बीच सावधानी पूर्वक योजना और सहयोग के माध्यम से ये असाधारण प्रयास संभव हो सका। ये सब मौके पर मौजूद डॉक्टर्स की देखरेख में किया गया। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर गठित जेपीसी आज बिहार का दौरा करेगी। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी की एक टीम बिहार का दौरा कर रही है। पिछले साल संसद में लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर राज्य सरकार के अधिकारियों, विभिन्न समूहों और अन्य हितधारकों की राय जानने के लिए टीम पटना जाएगी। जेपीसी की टीम हिंदुओं और मुस्लिमों के विभिन्न समूहों और संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक भी करेगी और इस मुद्दे पर उनकी राय लेगी। संसद द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने से पहले इसके विभिन्न प्रभावों के गहन अध्ययन के लिए जेपीसी का गठन किया गया है। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। महाकुंभ पहुंचकर राजनाथ सिंह महात्माओं से मुलाकात करेंगे और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। प्रयागराज में संगम तट पर सनातन आस्था और संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हर कोई इस महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए आ रहा है। इस बीच मेला क्षेत्र में स्थित हरिहर घाट पर गंगा आरती का भी आयोजन किया जा रहा है। यह आरती हर रोज शाम 6 बजे होती है। अब तक 7 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आस्था के महाकेंद्र महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को स्वामी सच्चा बाबा आश्रम के संरक्षक स्वामी चंद्रदेव महाराज ने प्रयागराज में आने वाले तीर्थयात्रियों के संगम स्नान और अन्य तीर्थ स्नान के साथ दर्शन का महत्व भी बताया। कुछ माधव ऐसे हमारे हैं जो इससे भी बाहर हैं, तो उनके भी दर्शन पंचकोशी परिक्रमा के अनंतर द्वादश माधव का दर्शन करना भी इस तीर्थ यात्रा का एक अंग है। सोमेश्वर भगवान का दर्शन करना भी, अक्षयवट भगवान का दर्शन करना भी और लेटे हनुमान जी का दर्शन करना भी यह गंगा स्नान, तीर्थराज प्रयाग के आगमन, तीर्थाटन का मुख्य आवश्यक केंद्र है। यहां भी जाया जाना चाहिए। प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर महाकुंभ के आयोजन में शरीर से असहाय बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जा रहा है। भारत सरकार के न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को महाकुंभ में सहायक उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। सरकार के इस तरह के प्रयास से वरिष्ठ नागरिकों को महाकुंभ के दौरान काफी सहूलियत मिल रही है। शारीरिक रूप से अक्षम और विकलांग लोग भी प्रयागराज महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ ले रहे हैं और उनके इस प्रयास में मददगार साबित हो रहे हैं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसके तहत मेला क्षेत्र में पहुंचने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और शारीरिक रूप से अक्षम वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण वितरण किए जा रहे हैं ताकि वे भी आसानी से मेला क्षेत्र में घूम सकें। इस प्रयास के तहत अब तक 500 वृद्ध लोगों को उनकी समस्याओं के अनुरूप 30 लाख से ज्यादा सहायक उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए मेला क्षेत्र में आने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि उनकी आय प्रतिमाह 15,000 रुपए से ऊपर नहीं है।
इसके बाद उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद उनकी समस्या सुनी जाती है और उनके अनुरूप उपकरण प्रदान किए जाते हैं। महाकुंभ में करीब 30 करोड़ के उपकरण बांटे जाने का एलिम्का ने लक्ष्य रखा है। पहले जांच होता है कि इनको क्या सामान चाहिए, उनको लिखा जाता है इसमें, फिर आगे जाके उनका पंजीकरण होता है। नेक्स्ट हमारे इसमें उनका आधार और उनका डिटेल भरा जाता है और इनको एक यहाँ से एक स्लिप मिलता है जिससे कि सामान क्या क्या मिलेगा वो लिखा जाता है। यहाँ पंजीकरण होता है। गांठ का दर्द, कमर का दर्द, पीठ की समस्या जैसी उम्र जनित बीमारियों से परेशान हो चुके बुजुर्गों को जब यह उपकरण मिलते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए नहीं थकते हैं। इनका कहना है कि सरकार बुजुर्गों का बहुत ख्याल रख रही है। एक छड़ी है जिसमें पता है कहाँ कमर बेल्ट है, ये पैर का घुटने का है, पैर घुटने का गद्दी है, छड़ी है। फ्री मिला है आपको? फ्री दिया है। मेरे को 2 घुटनों बैठने के लिए बहुत दिक्कत है, उठने के लिए दिक्कत है, कमर में वो तो दर्द हो रहा है, इसमें भी दर्द हो रहा है घुटनों, और कमर से ज़्यादा शक्ति नहीं है, ये दर्द हो रहा है। इसलिए सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है फ्री में। कि हमारा देश बहुत ऊंचा जा रहा है, ऊंचा चढ़ रहा है और हम लोग बड़े सुखी हैं, आनंद है। मगर जो हमारी दुख तकलीफ की हमारी सुन रहे हैं वो सरकार हमको बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उन बुजुर्गों के लिए यह योजना किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं है, जिनके अपने भी उनकी समस्याओं के कारण उनसे किनारा करने लगते हैं। ऐसे में यह उन्हें एक तरह से नई जिंदगी प्रदान कर रहा है। रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और इधर महाकुंभ 2025 को सुरक्षित बनाने और यात्रियों की सुविधा के लिए यूपी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से डटा हुआ है। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी सामने आया है। भूले बिछड़े लोगों को उनके परिवार से मिलाना हो या फिर अचानक किसी परेशानी में फंसे तीर्थ यात्री की मदद करना हो, पुलिस आपको कुछ खास लग सकती है। देखिए महाकुंभ नगरी प्रयागराज से हमारे सहयोगी अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। क्या ये वीडियो देखकर आप भी चौंक गए? जी हाँ, ये यूपी पुलिस है और मौका है प्रयागराज में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक जमावड़े महाकुंभ का, जहाँ नाथ, अघोरी, साधु संत, किन्नर, अखाड़े, गृहस्थ, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भांति भांति के लोग हैं। जमघट है, शोर है, आपाधापी है। ऐसे में किसी के साथ कोई भी आपात स्थिति आ सकती है। तब उस आपाधापी में सहायता का हाथ जब एक वर्दीधारी बढ़ाता है तो मन में बरबस यही वाक्य गूंजता है, व्हेन ड्यूटी मीट्स ह्यूमैनिटी। दुनिया के सबसे बड़े समागम को सुरक्षित रखना कोई आसान चुनौती नहीं। जब मुख्य स्नान पर्व पर कुंभ की नगरी दुनिया का सबसे बड़ा जिला बन जाए तो चुनौती कई गुना बढ़ जाती है। इतना बड़ा जिला कि कई देश की आबादी भी छोटी पड़ जाए तो ये चुनौती और भी कई गुना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, सनातन संस्कृति के सबसे बड़े महोत्सव को आतंकवादी खतरे से भी बचाने की चुनौती को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बीच करोड़ों तीर्थ यात्रियों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए पुलिस प्रशासन को संवेदनशील रहने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। रास्ता लोग भूल जाए उसको बताया जा रहा है, चाहे जो भी सेवा भाव हम लोग से बन पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बाहर से ही आए हैं तो सभी को जानकारी तो मदद मांगते ही हैं। और संगम का रास्ता या अरेल क्षेत्र की तरफ जाना हो या बड़ लेटे हुए हनुमान जी दर्शन करने तो उन्हें बताने आया और उनको कोई असुविधा न हो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे बहुत सारे सीओज, हमारे एडिशनल एसपीज वो बच्चों को उठा के भाग रहे हैं। हमारे सिपाही जो हैं वो कई ऐसे उदाहरण हुए हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए और वो ठंड में ठिठुर रहे थे। हमारे सिपाहियों ने अपनी जर्सी उतार के उन्हें दे दी और उन्हें जो है फिर सेव किया, खोया पया केंद्र तक पहुंचा के अपने पेरेंट्स से मिलवाया। महाकुंभ को सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए पुलिस का जबरदस्त सुरक्षा घेरा है। जो पुलिस सुरक्षा बल हैं लोगों की जान बचाने का भी काम कर रहे हैं, जिससे कि मौनी अमावस्या जैसे महापर्व पर जो भारी भीड़ होने जा रही है उसको नियंत्रण में रखा जाए। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज।
और अब रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2025 के लिए भारत समेत अन्य देशों के विकास दर का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अपने पूर्वानुमान में कहा गया है कि वर्ष 2025 में भारत की विकास दर 6.5% होगी और इसी अवधि में अमेरिका के विकास दर का पूर्वानुमान 2.7%, जर्मनी का 0.3%, स्पेन का 2.3%, ब्रिटेन का 1.6%, जापान का 1.1%, कनाडा का 2% और चीन का 4.6% जताया गया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से नए और सभी मौजूदा उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई जानकारी साझा की है। और इसके अलावा अन्य रुख करते हैं खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को पेरिस पैरालंपिक्स में जावलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले नवदीप सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। अर्जुन पुरस्कार विजेता नवदीप ने कहा कि ये पुरस्कार वे उन सभी लोगों को समर्पित करते हैं जिन्होंने उनकी यात्रा में सहयोग दिया। नवदीप ने उम्मीद जताई कि वो आगे भी देश के लिए शानदार प्रदर्शन करते रहेंगे। नवदीप से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुचित्रा ने। इस वक्त हमारे साथ हैं अर्जुन अवार्डी नवदीप, जिस तरह का पूरा ये आपका अनुभव रहा पिछले कुछ समय की अगर बात करें, पैरालंपिक में पदक जीतना एक बड़ी बात होती है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जीतना ये भी हर खिलाड़ी का सपना होता है, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे एक साल को, अपनी उपलब्धियों को, और आज कैसा महसूस कर रहे हैं? फाइनली अब ऑफिशियल मेरे को सम्मान मिला है मेरे पदक का, तो काफ़ी अच्छा लगता है मैडम कि जब इतना प्रोत्साहन होता है, खिलाड़ियों को इतना अच्छा प्रमोट किया जाता है, इससे हमारे लक्ष्य और चेंज होते हैं और हम आगे और बढ़ने का सोचते हैं। और जितना सरकार की तरफ से हमारे ऊपर ध्यान दिया जाता है, फिर हम उसको और दुगना तिगना करके भारत का नाम रोशन करते हैं मैडम इंटरनेशनल स्तर पे। जब आप पुरस्कार ग्रहण करने के लिए खड़े हुए जब जा रहे थे, तालियों की एक तेज गड़गड़ाहट थी, सब कहीं ना कहीं आपको एक हीरो की तरह पहचानते हैं, तो कैसा महसूस हो रहा था जब आप ये पुरस्कार ग्रहण करने के लिए जा रहे थे? प्राउड फील हो रहा था कि जब पूरा देश इतने अच्छे से सेलिब्रेट करता है देश के गोल्ड मेडल को, देश के गोल्ड मेडलिस्ट के लिए इतना खुश होता है, तो मैडम एक मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो चीज़ें मतलब थोड़ी पुरानी चीज़ें याद आती हैं कि जैसे कि जब शुरुआत किया था तब क्या सीन चल रहा था और अभी हाल फिलहाल में कैसे मतलब थोड़ा चेंज हुआ है, सुधार हुआ है देश की तरफ से और जनता की तरफ से, और जो खेल की एक जो पॉजिटिव माहौल दोबारा देश में आया है खेल का ओलंपिक के बाद, तो काफ़ी अच्छा लगता है मैडम जब इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो मैं कैसा लगता है कि अचानक से लाइमलाइट में आना सबका कहीं ना कहीं सपना रहता है, इस तरह से नेशनल हीरो बनना, तो इसे आप किस तरह से अब अपना जो व्यक्तित्व है उसे सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं? किसी को देख कर प्रिटेंड नहीं करना होता मैडम, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती मैडम। किसे आप ये पुरस्कार समर्पित करना चाहेंगे? मेरी जर्नी में ना काफ़ी लोगों का साथ रहा है, जैसे कोच, फेडरेशन, दोस्त और हमारी साई फैमिली और अन्य काफ़ी चीज़ों का मतलब काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैं मतलब मेरे को ग्रो करने में डिफरेंट पर्सन का अलग अलग रोल रहा है मैडम जीवन में, तो उन सबको समर्पित रहेगा क्योंकि उनकी मेहनत से ही मतलब ये सब हो पाया है। कहीं ना कहीं हर एक कण ने जिसने गेम को इम्प्रूव करने में साथ दिया है, तो उसको हर किसी को मैम ये समर्पित रहेगा। अर्जुन पुरस्कार आपने जीत लिया है, अगला क्या लक्ष्य आपने निर्धारित किया है अपने लिए? अब अर्जुन पुरस्कार मिल गया, अभी और अच्छा, पहले तो देश के लिए मेडल लेके आएंगे, अभी मेडल और ट्रेनिंग का सोचते हैं मैडम, तो अभी और बेहतर और अच्छा करेंगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में और फिर आगे बढ़ेंगे मैडम। ये जो पदक है, उन्होंने कहा कि कई लोगों का उनकी इस यात्रा में सहयोग रहा है जिन्हें समर्पित करना चाहेंगे। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं भारत की पुरुष और महिला खो खो टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खो खो विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीमों ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन कर प्रतिद्वंद्वी टीमों को हराया। पुरुष वर्ग में भारत ने श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान प्रतीक वायकर, रामजी कश्यप और आदित्य गणपुले की अगुवाई में शानदार खेल दिखाते हुए श्रीलंका को 140 के बड़े अंतर से हराया। महिला वर्ग में बांग्लादेश को हराकर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची। कप्तान प्रियंका इंगले के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 109-16 के विशाल अंतर से हरा दिया। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।